नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है गरीब घर की छोटी बहू पर अत्याचार करने वाली जालिम सास और जेठानी की हरकत जब पति को पता चली। अचार की बरनी की ओर बढ़ते उसके हाथ तीखा उलाहना सुनते ही रुक गए। तुम ऐसे सब्जी की तरह अचार खाओगी तो दीपू के लिए तो बचेगा ही नहीं। बेचारा इतनी मेहनत करता है, कितने दिन घर से बाहर रहता है, उसको भी तो मिलना चाहिए। वैसे भी उसी के लिए डाला है मैंने अचार। तुम्हारे लिए एक काफ़ी है, जो कमाए वो ही ना खा पाए और दूसरे उड़ाते जाएं। ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। सासू माँ की नाराजगी से घूरती आंखें और कर्कश बोल सुनकर वह सहम कर अपनी नाश्ते की प्लेट लिए चुपचाप अपने कमरे में आ गई। 3 महीने की गर्भवती थी वह। इन दिनों उससे कुछ भी खाया ही नहीं जाता। कुछ खास खुशबुएं उसे खासा परेशान करती। कुछ भी खाते ही जी मिचलाता और उल्टियाँ हो जाती। खट्टा खाने की उसकी अति इच्छा होती, पर घर में सिवा अचार के कुछ खट्टा उपलब्ध था ही नहीं। एक अचार ही था जिससे वह दिन भर में 1-2 रोटी या पराठा किसी तरह खा लेती थी। पर अचार पर सासू माँ का सख्त पहरा था। ऐसे में अक्सर उसका जी रो पड़ता। मम्मी जी एक औरत होकर भी क्यों नहीं समझती कि इस समय मुझसे कुछ खाया नहीं जाता। सारा काम मैं करती हूँ, लेकिन अचार की बरनी से अचार निकालने वे खुद आती हैं। मुझे बरनी को हाथ लगाने की भी अनुमति नहीं है। एक छोटी सी फाक से दूसरी फाक लेने पर पाबंदी है। यह भी नहीं सोचती कि इस समय भी मैं ढंग से खा नहीं पाऊंगी तो पेट में पलते बच्चे को पोषण कैसे मिलेगा। मैं गैर सही, पर मेरे कोख में पलता बच्चा तो उन्हीं की वंश का है। उसकी शादी को 5 महीने ही हुए हैं। पति रजत का टूरिंग जॉब है। इसके चलते वह आए दिन घर से बाहर रहता है। कभी कभी तो हफ्ता लग जाता है घर वापसी में। रजत जब तक घर में रहता है सासू माँ उससे सामान्य व्यवहार करती, लेकिन रजत के जाते ही वह अजीब सी बेरुखी दिखाने लगती। बात बात में उसे उलाहने मिलते। वह किलसती रह जाती, पर कुछ कह नहीं पाती। कहती भी कैसे, उसे कुछ भी कहने की अनुमति उसके पति ने दी ही नहीं थी। पहली रात ही उसके श्रवण कुमार पति ने उससे स्पष्ट कह दिया था, मेरी माँ ही मेरे लिए सर्वोपरि है। इस बात का ख्याल रहे कि तुम्हारी ओर से कभी भी उनकी शान में कोई गुस्ताखी न हो, वरना तुम हमेशा खुद को अकेले ही पाओगी। मेरी माँ कितनी ही गलत क्यों न हो, जब भी माँ या बीबी में से किसी एक का साथ देने की बात होगी तो मैं मेरी माँ के साथ ही खड़ा होऊंगा। यह बात याद रखना और कोई ऐसी बात मत करना जिससे कभी भी इस तरह की दुविधा उत्पन्न हो। यह सुनकर ही वह समझ गई थी, इस घर में सामंजस्य स्थापित करना है तो उसे चुप रहना होगा। वह वैसे भी स्वभाव से एकदम भीरू थी। पैदा होते ही पिता का साया सर से हट गया तो दुनिया का असल रूप भी जल्द ही उसने देख लिया था। सुंदर चेहरों के पीछे छिपी कुत्सित सीरत देखकर वह सदैव डरती रही। यूं वह उच्च शिक्षिता थी, लेकिन भीरुता उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन गई थी। जब उसकी शादी पक्की हुई तो माँ ने समझाया था, पिता विहीन संपन्न विहीन परिवार की लड़की को लोग मुश्किल से अपनाते हैं। तुम किस्मत वाली हो जो तुम्हें पढ़ी लिखी इतनी अच्छी ससुराल मिल रही है। सभी बड़ों को बहुत आदर और अपने से छोटों को स्नेह देना। अब तुम्हें साबित करना है कि पिता न होने के बावजूद मैंने तुम्हारी अच्छी परवरिश की है। अपने पिता का नाम सदैव ऊंचा रखने का प्रयास करना। यही सीख लिए वह ससुराल आई थी। बड़ों को आदर, छोटों को स्नेह लुटाकर सबका प्रेम पाने के स्वप्न सजाए। उसने ससुराल में पहला कदम रखा था, लेकिन यहाँ आते ही उसके सभी भ्रम एक एक कर टूटने लगे। हनीमून के लिए जब वह कपड़े पैक कर रही थी तो जेठानी विनीता कमरे में आकर उसका सूटकेस देखने लगी। साड़ी? तुम जींस टॉप नहीं लाई? हनीमून पर साड़ी कौन पहनता है? वह चुप थी। उसे सच में पता नहीं था कि हनीमून पर क्या पहनना चाहिए। कोई बताने वाला भी तो नहीं था। पढ़ते पढ़ते ही तो एकदम से रिश्ता आया और 2 महीने के अंदर शादी हो गई थी। उसने कभी शादी हनीमून जैसे विषयों पर सोचा ही नहीं था, न ही उसकी कोई तैयारी की थी। उसके घर में हमेशा उसने माँ, चाची वगैरह को साड़ी में ही देखा था। हनीमून पर पश्चिमी परिधानों की अनिवार्यता उसे समझ नहीं आ रही थी, पर अब हो भी क्या सकता था। जेठानी ठठाकर हंस रही थी। बिल्कुल ही बौड़म हो क्या? उसका मन खराब होने लगा, पर वह अपने को तसल्ली देती उससे पहले ही नीचे आंगन से आती आवाज़ों ने जैसे उसे आसमान से धरती पर ला पटका।
जेठानी ने त्वरित गति से जाकर सास को उसके साड़ियाँ पैक करने की बात कह दी थी और सास की व्यंग्यात्मक तेज आवाज़ उसके कानों में हथौड़े बरसा रही थी। तुम भी गजब करती हो विन्नी, जैसे खानदान से वो आई है वहाँ उसने हनीमून का नाम भी नहीं सुना होगा। जिनके लिए 2 वक्त का खाना जोड़ना ही बड़ी बात हो, वहाँ वो क्या जाने कि जिन्स क्या होती है। जिन लड़कियों के बाप नहीं होते वे ऐसी ही होती हैं, गंवार। और फिर दोनों की समवेत हंसी से आंगन गूंजने लगा। उसने सोचा ही नहीं था कि शादी के दूसरे ही दिन उसे अपने और अपने मायके के लिए ऐसे कटु शब्द सुनने को मिलेंगे। जो भी उसने सुना उस पर वह यकीन ही नहीं कर पा रही थी। पढ़े लिखे लोगों की सोच इतने निम्न स्तर की भी हो सकती है, वह नहीं जानती थी। क्या हुआ, अभी तक सूटकेस पैक नहीं हुआ? रजत की आवाज़ सुनकर वह चैतन्य हुई। जी वो हकलाते हुए शब्द मुश्किल से गले से बाहर आ रहे थे। शब्दों के साथ रुलाई फूट पड़ी। नई नवेली पत्नी की आंखों में आंसू कोई पति देख नहीं पाता। किसी ने कुछ कह दिया क्या? नहीं, नए रिश्ते में सच बताकर वह खटास पैदा नहीं करना चाहती थी। वह तो कल की आई है। माँ और भाभी तो बहुत पहले से रजत के जीवन में है। तो रोना क्यों आ रहा है? घर की याद आ रही है? रजत ने प्यार से पूछा। ना में सिर हिलाते हुए वो बोली, मेरे पास सिर्फ साड़ियाँ हैं हनीमून पर पहनने को। तो क्या हुआ? मतलब जींस वगैरह नहीं है? भाभी कह रही थी कि जींस बेटर होता है। हनीमून मतलब क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ बिताना। अब तुम चाहे साड़ी पहनो या जींस या शॉर्ट्स या। रजत वाक्य अधूरा छोड़ शरारत से मुस्कुराया तो वह भी शर्मा गई। जब पति को ऐतराज नहीं तो फिर वह क्यों किसी के कहे की परवाह करे। लेकिन सास के यह शब्द कि बिन बाप की लड़कियां गंवार होती हैं उसके हृदय में कहीं भीतर धंस गए थे। हनीमून से वह लौटी तो घर का माहौल उसे काफ़ी खिंचा खिंचा सा लगा। वह सबके लिए कुछ न कुछ लेकर आई थी। उत्साह से उसने सभी लाई हुई चीज़ें डाइनिंग टेबल पर रखी, लेकिन वह देख रही थी कि किसी को भी उसके लाए तोहफे में कोई रुचि नहीं थी। उसके लाए तोहफे सब वहीं छोड़ अपने अपने कमरे में चले गए। उसे उन लोगों का व्यवहार समझ ही नहीं आ रहा था। जेठानी भी उसके लाए सीप से बने 100 पीस टेबल पर रखते हुए बोली, यह क्या उठा लाई हो? 100 रुपए की चीज़ पूरे गोवा में यही मिला तुम्हें? वह एकदम से कुछ बोल ही नहीं पाई। कितने प्यार से वह सास और जेठानी के लिए सिप के बने बाल बांधने के क्लचर, गजरे, मोती के नेक पीस और चूड़ियाँ लाई थी। साथ ही काजू की उम्दा वैरायटी और फेने की कुछ बॉटल। पापा के लिए और अपने जेठ जी के लिए कुछ नहीं लाई, इसलिए मम्मी बुरा मान गई हैं। भाभी, वहाँ खरीदने के लिए कुछ ऐसा था ही नहीं। कपड़े वगैरह अच्छे नहीं थे। जहाँ भी हम गए सिप, मोती और कौड़ियों के बने यही 100 पीस मिल रहे थे। और ये 100 रुपए के नहीं है भाभी। कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने रजत से कितना आग्रह किया था कि भैया पापा के लिए कुछ अच्छा खरीद लें, किसी अच्छे शोरूम पर ले चलें, लेकिन रजत को तो बस उसके साथ समय बिताना भा रहा था। बहुत कहने पर रजत उसे कुछ स्थानीय दुकानों पर ले गया था, जहां से उसने कुछ टी शर्ट्स और बरमूडा वगैरह खरीदे थे, लेकिन वे भी किसी को पसंद नहीं आए थे। रजत ने अपने ड्राइवर के कहने पर काजू के कुछ पैकेट और दोस्तों के लिए फेनी ली थी। जेठानी फेनी की सारी बोतलें और काजू के 1-1 किलो के 5 पैकेट उठाकर अपने कमरे में ले गई थी। सारे पैकेट भाभी को क्यों पकड़ा दिए? 2 पैकेट तो तुम्हारे घर ले जाने को थे ना। मैंने नहीं पकड़ाए, वो खुद ले गई तो मैं क्या कहती। वह अनमयस्क हो गई थी। अब मायके खाली आज जाओगी? तो मायके वाले तो वैसे भी मुझसे कोई उपहार नहीं लेते। फिर भी गोवन काजू हर जगह थोड़ी मिलता है, और दोबारा कभी शायद जाना हो भी न पाए। रजत बोला, छोड़िए ना, आप प्यार से पूछ लेंगे उन्हें, वो लोग उसी में निहाल हो जाएंगे। वह बात को वहीं ख़त्म कर देने के लिहाज से बोली, अच्छा चलो 2-4 भुने काजू भाभी से लेकर आओ, ज़रा अपन भी तो चखें। वह काजू लेने जेठानी के कमरे की ओर बढ़ी तो उनके कमरे से आती सास की आवाज़ सुनकर फिर एक बार ठिठक गई। ये लड़की तो लुटवा देगी मेरे दीपू को। देखो तो 5 किलो काजू लाए गए हैं, देने होंगे मायके में। बाप जन्म में तो कभी देखे भी नहीं होंगे ऐसे काजू। अच्छा हुआ बिन्नी सारे पैकेट उठा लाई। यह लड़की उनमें से है जो खुद कुछ भी नहीं होती, लेकिन पति के पैसों पर खुद भी ऐश करना चाहती हैं और मायके वालों को भी कराती हैं।
मेरा बेटा तो फेरे पड़ते ही अक्ल गंवा बैठा। ऐसा लुगाई का भक्त बन गया अभी से, जो वो कह देती है ये वही करने लगता है। अंदर जेठ जी जेठानी सभी मौजूद थे। सब सास की हाँ में हाँ मिला रहे थे। वह उल्टे पांव लौट आई। काजू नहीं लाई? उसकी आंखों से बहती धारा देख रजत चौंका। क्या हुआ? घर की याद आ रही है? वह सुबक पड़ी। अब सच में उसे अपनी माँ की याद आने लगी थी। परसों तो तुम्हारे मायके जाना ही है, 2 दिन बाद होली है, और मम्मी कह रही थी बहू की पहली होली ससुराल में नहीं होती, इसलिए हम दोनों परसों जाएंगे और दूज वाले दिन ही वापस की ट्रेन पकड़ेंगे। बस इतने दिन ही रुकेंगे? वह थोड़ी सी मायूस हुई। हाँ, फिर वापस आकर मुझे ज्वाइन भी तो करना है। तुम 23 साल मायके में रह ली, अब और कितना रहना है? नहीं नहीं, मुझे रहना है, पर आप पहली बार अपनी ससुराल जाएंगे। हमारे बहुत रिश्तेदार हैं, वो सब आपसे मिलना चाहेंगे, हमें आमंत्रित भी करना चाहेंगे। होली वाले दिन तो कहीं जाना हो नहीं पाएगा, फिर दूज वाले दिन वापसी है, ऐसे में सबसे मिलना कहाँ हो पाएगा? मिलने मिलाने के लिए तो ज़िंदगी पड़ी है, या कोई आखिरी बार थोड़ी जा रहे हैं। ज्वाइन भी करना है ना, इसलिए इस बार इतना ही समय दे पाएंगे। अगले दिन वह सुबह से किचन में खड़ी थी जेठानी की मदद के लिए। होली के त्यौहार पर पकवान बनाने थे। सास को 3 महीने पहले हरपीच का संक्रमण हुआ था, जिस वजह से वो काम धाम कर नहीं पाती थी। खाना बनाने वाली अपने समय से आती जाती थी, ऐसे में बहुत सी चीज़ें बनाने की जिम्मेदारी बहुओं की थी। आज उसे पता चला कि जेठानी जी को सिवा दाल सब्जी के कुछ और बनाना आता ही नहीं है। रोटी भी वे कुशलता से बेल नहीं पाती थी। अभी तक उन्होंने घर को पूरी तरह संभाला भी नहीं था। घर की सार संभाल सासू माँ के निर्देशन में नौकरानियाँ ही करती थीं। ऐसे में इस बार त्यौहार पर पकवान बनाने का सारा भार उस पर आ गया था। वह भी बड़े मनोयोग से जुट गई थी। मठरी बनाई, नमकीन बनाया, गुजिया का आटा लगाया, मावा भून कर भरावन तैयार कर ली। सासू माँ के निर्देशानुसार ड्राई फ्रूट्स डाले गए। अब बस गुजिया भरकर सेकना बाकी था। अब तक खाना बनाने वाली कांता भी आ गई थी। आंगन में ये सब सामग्री रखकर गुजिया भरी जाने लगी। कांता गुजिया बेलते हुए बोली, छोटी भाभी आप गुजिया भर दो, काम जल्दी हो जाएगा। उसने 2-3 गुजिया ही भरी थी कि सासू माँ ने टोक दिया, इतनी पोली पोली क्यों भर रही हो? दबाकर मसाला भरो। तुम्हारे मायके में खाते होंगे पोली गुजिया, यहाँ किस बात की कमी है जो इतनी कंजूसी से मसाला भर रही हो? खाना बनाने वाली के सामने इस तरह से टोके जाने पर वह बुरी तरह सिटपिटा गई। कांता हंसने लगी। छोटी भाभी ससुराल का माल बचा रही है अम्मा। अरे कांता, छोटी भाभी बेचारी क्या करें, जैसा उसने सीखा है वैसा ही कर रही है। बाप है नहीं, न तो ऐसे ही गुजर बसर की है इसकी माँ ने। बिन बाप की लड़कियाँ क्या जाने पकवान कैसे बनते हैं। उसके लिए अब वहाँ बैठना असहनीय हो गया था। अपनी गीली आंखों को छिपाने की उसने कोई चेष्टा नहीं की। वह वहाँ से चुपचाप उठकर ऊपर अपने कमरे में आ गई। जब से वह ब्याह कर आई है ससुराल में हर रोज़ कुछ न कुछ नया ताना बेवजह ही उसे सुनने को मिल जाता है। वह समझ नहीं पा रही थी कि बिन बाप की लड़की होना उसकी गलती कैसे है। वह रजत से यह सब कहे कि न कहे, यही अधूर-बुन चल रही थी। आखिर उसने तय किया कि अभी कुछ भी रजत से कहना जल्दबाजी होगी। हो सकता है ससुराल वाले कुछ दिनों में उसको समझ लें। वह अपने व्यवहार और कार्यकुशलता से सबका दिल जीतने की पूरी कोशिश करेगी। अगले दिन वे लोग उसके मायके जाने के लिए जब रवाना होने लगे, तब सास जेवरों का डब्बा लेकर आई। ये तुम्हारे चढ़ावे के जेवर हैं, यह भी ले जाओ। पहली बार जा रही हो, वहाँ भी सबको पता चले कि ससुराल वालों ने तुम्हें देने में कोई कमी नहीं रखी। वे प्यार से देती तो उसे बेहद खुशी होती, पर वे तो जेवर इसलिए दे रही थी ताकि मायके में उसकी नुमाइश करके वह सबको अपनी संपन्नता का बोध करा सके। उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी जेवर लेने की, लेकिन रजत के कहने पर मम्मी दे रही हैं तो रख लो। उसने चुपचाप डिब्बा सूटकेस में एहतियात से रख लिया। मायके में वे 3 दिन बेहद आनंद से बीते। उन्हें सबने रोकने की बहुत कोशिश की। दूज वाले दिन विदा करने पर ऐतराज़ भी किया, पर रजत को ज्वाइन करना था। वह फिर से उसे जल्द लेकर आएगा, इस आश्वस्ति पर ही रिश्तेदार माने। वह मायके से वापस आई तो घर का फिर वही माहौल था। माँ की दी हुई साड़ियाँ, मिठाई और दस्तूर के रुपए जब उसने पैर छूकर सास और जेठानी के सामने रखे तो जेठानी ने साफ मुँह पर कह दिया,
ऐसी साड़ियाँ तो हमारी राधा और संध्या पहनती हैं, तुम ही रख लो इन्हें और पहन भी लेना। उसको काटो तो खून नहीं। भाभी यह सस्ती नहीं है, 1200 की है, वह अटक अटक कर बोली। उसने पहले ही माँ से कह दिया था कि सास जेठानी को अच्छी साड़ियाँ देना, और माँ भी अपनी सामर्थ्य से ऊपर जाकर चुनकर साड़ियाँ और ससुर व जेठ जी के लिए सूट के कपड़े लाई थी। भतीजी के लिए भी सुंदर ड्रेस भेजी थी उन्होंने, पर यहाँ उनकी भेजी किसी चीज़ की कोई कद्र नहीं थी। 1200 की साड़ियाँ तुमने अभी देखी नहीं है लाडो रानी, ये साड़ी यहाँ 300 में मिलती है। वह हैरान थी, अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि वाकई जेठानी सच कह रही हैं या यह सिर्फ उनका अपमान करने का एक तरीका भर है। वह सारा सामान वहीं छोड़ चुपचाप अपने कमरे में आ गई। आज उसका रजत से भी बात करने का मन नहीं था। यह तो तय था कि उसे इस घर की बहू बनाकर लाया ज़रूर गया था, लेकिन मन से स्वीकार नहीं किया गया था। पूरे घर में एक रजत ही तो था, उससे प्यार से बोलता, ख्याल रखता। कुछ ही दिनों में उसे यहाँ घुटन होने लगी थी, पर फिर भी वह स्वयं को आसान्वित रखना चाहती थी। एक दिन बदलाव जरूर होगा, उसे भी इस घर में मान सम्मान अवश्य मिलेगा। रजत की पोस्टिंग दूसरे शहर में थी, अतः इस बार वह उसे अपने साथ ले आया। दोनों ने मिलकर किराए के घर में अपनी छोटी सी गृहस्थी जमानी शुरू की। रजत उसका पूरा ख्याल रखता। अभी उसे वहाँ आए मुश्किल से 20 दिन ही बीते थे कि एक सुबह तड़के 5 बजे ही सास ससुर उसके यहाँ आ पहुँचे। उसने पूरे मन से उनका स्वागत किया, क्योंकि स्वयं वह सास से सीधे बात करते कुछ पूछते भी डरती थी, अतः हर बात रजत से पूछती। चाय और बना लूँ, आप पूछ लो जरा। नाश्ते में पापा जी क्या लेंगे, मम्मी जी क्या लेंगी, खाना कितने बजे तक लेंगे पापा जी। चूँकि उसे पता था कि उसके सास ससुर घड़ी की सुइयों के हिसाब से अपने सभी काम करते हैं, अतः वह भी पूरे मनोयोग से समय से उनके सभी काम करती, फिर भी डरती रहती। उसके ससुर जी कुछ दिन बाद वापस चले गए, लेकिन सास रुक गई। उन्हें अभी बहू को अपने साँचे में जो ढालना था। ससुर जी के जाते ही वे उसे खाली देखते ही पकड़ लेती और फिर शुरू हो जाता शिकवा शिकायतों का दौर, जो फिर सासू जी के इस वाक्य पर आकर ही खत्म होता। जिनके घर में आदमी नहीं होता वहाँ ऐसा ही होता है। बिन बाप की लड़की के घर शादी करनी ही नहीं चाहिए। इस वाक्य के बाद भी जहर उगला जाता रहता यदि वह उठकर वहाँ से चली न जाती। इन बातों से वह अब इतनी व्यथित हो चली थी कि अब बर्दाश्त नहीं हो पाता था। वह रजत से कहती, बिन बाप की लड़की से शादी करने की क्या ज़रूरत थी, कम से कम मुझे ताने तो नहीं सुनने पड़ते। मम्मी जी तो ऐसे सुनाती हैं जैसे मैंने जबरन उनके बेटे पर डाका डाला हो। रिश्ता आपके यहाँ से ही आया था, आप लोगों को ही शादी की पड़ी थी। मेरी पीएचडी तक कंप्लीट न होने दी और अब धो धोकर सुनाती हैं। आखिर मेरी गलती क्या है? कुछ नहीं डियर, मम्मी थोड़ी सी फ्रस्ट्रेट है बस, और कुछ नहीं। भैया की शादी मम्मी पापा ने बड़े अरमानों से की थी, पर भाभी ने कभी उनका मान नहीं रखा। पहले दिन से वो मनमानी करती आई, घर के किसी काम को वो हाथ नहीं लगाती। तुमने तो देखा ही है, मम्मी नहीं चाहती कि उनकी दूसरी बहू भी बिगड़ जाए। हद है, उनका बदला मुझे सुना कर लेंगी। बिन बाप की बेटी, बिन बाप की बेटी कहकर कंट्रोल में रखेंगी। सुनिए, जरा सा स्नेह दे देंगी ना तो मैं जीवन भर उनकी गुलामी करूंगी, पर इस तरह तो मेरी निगाह में उनकी इमेज खराब ही होगी ना। ये बताओ, तुम्हें मुझसे भी शिकायत है? रजत ने पूछा। नहीं, उसने सिर हिलाया। तो फिर मेरी माँ के लिए भी कड़वाहट मत रखो, क्योंकि अपनी पत्नी का ख्याल रखना भी तो मैंने अपने माँ बाप से ही सीखा है। वह मुस्कुरा पड़ी। सच, वह इन छोटी छोटी बातों को नाहक ही दिल में जमा करने लगी थी। उसकी सास के दिए संस्कार ही तो है रजत में, जो उसका ख्याल रखते हैं। न मिले संसार, तेरा प्यार तो हमारा है, तू है तो हर सहारा है। गुनगुनाते हुए वह काम में लग गई थी, पर सासू माँ को उसकी यह गुनगुनाहट जरा न भाई। भले घर की बहुएं ऐसे गाती नहीं फिरती, क्या सिखाया है माँ ने? बाप होता तो कुछ तमीज़ सीखती। किचन में उसके कानों तक यह कटाक्ष पहुँचते ही उसके गुनगुनाहट एकदम बंद हो गई। उसे फिर बुरा लगा, पर उसने सोच लिया था कि वह नकारात्मकता को अपने पर हावी नहीं होने देगी। माँ के आने के बाद रजत अब टूर पर गया तो उससे क्या कर गया, मेरी माँ का वैसे ही ख्याल रखना जैसे तुम अपनी माँ का रखती हो। और उसने भी रजत को आश्वासन दिया था कि वो पूरे मन से माँ का ख्याल रखेंगी।
जिस दिन रजत गया उस दिन सासू माँ कॉफ़ी चुप चुप लगी। वह उनके पास ही बैठकर उनसे बात करने की कोशिश करती तो वे घूम फिर कर अपने प्रिय टॉपिक बिन बाप की बेटी पर आ जाती और फिर उसे वहाँ से उठ जाने में ही भलाई नज़र आती। वे उसकी जेठानी की भी खूब बुराई करती और उसे समझाती कि जैसी वो है वैसी तुम मत बन जाना। अगले दिन उसने सास से पूछा, नाश्ते में क्या बनाऊँ आपके लिए? कुछ भी बना लो, भिंडी की सब्जी और पराठे बना दूँ? सब्जी क्यों बनानी है, किसके लिए? दीपू तो है नहीं जो पूरा टेबल सजाओगी, सिर्फ पराठे बना लो, अचार से खा लेंगे। यह सुनकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ पर वो कुछ बोली नहीं, चुपचाप पराठे बनाकर प्लेट लगाई तो सासू माँ फिर चिल्लाई, इतना अचार? सब्जी नहीं अचार है ये, कम करो थोड़ा। फिर अपने हाथ से उन्होंने अपनी और उसकी प्लेट से अतिरिक्त अचार हटाकर रख दिया। हम लेडीज़ लोगों को चटोरापन शोभा नहीं देता। दोपहर में उसने दाल रोटी के साथ सब्जी भी बना ली थी। रजत माँ का ख्याल रखने को कह गया था तो वो सास को सिर्फ दाल रोटी कैसे खिला देती, लेकिन जब उसने थाली लगाई तो सास की त्योरियाँ चढ़ गई। सब्जी क्यों बनाई? खाली दाल से तुमसे खाया नहीं जाता क्या? मम्मी जी वो तो आपके लिए बनाई है, आपको मैं ऐसा रूखा सूखा खाना कैसे दूँ? ये भी नाराज़ होंगे, इन्हें पता चलेगा। तो वह मिमियाते हुए बोली, अच्छा अच्छा, बड़ा मेरे लिए बनाई है। दीपू जानता है कैसे मैंने अपनी और तुम्हारे ससुर जी की कमाई से पाई पाई जोड़कर प्रॉपर्टी बनाई है। ऐसे खाने पर खर्चा करती तो कभी इतनी प्रॉपर्टी मैं जोड़ नहीं पाती। कमाने वाला ही जानता है कि रोटी कमाना कितना मुश्किल है, घर में बैठकर रोटी तोड़ना आसान है। अरे आदमी जब घर पर न हो तो क्या ज़रूरत है व्यंजन बनाने की? चुपचाप रोटी नमक से भी खाया जा सकता है। आदमी बाहर मेहनत करे, बाहर का उल्टा सीधा खाना खाकर पेट भरे और औरत यहाँ पकवान खाए। ऐसा हमारे यहाँ तो नहीं होता, तुम्हारे यहाँ का पता नहीं। हाँ, तुम्हारे यहाँ तो आदमी ही नहीं है तो औरत ही आदमी बनी बैठी है, कहकर वे तो आराम से खाने लगी पर उसके गले में कौर अटक गया। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वे लोग अपने दिमाग में इतनी नेगेटिविटी क्यों भरे रहते हैं। उसे सास की मानसिकता पर तरस आ रहा था। स्वयं स्त्री होकर भी वे स्त्री को कितना दोयम समझती हैं। उसकी माँ ने तो कभी उससे और भाई में भेदभाव नहीं किया था। उसकी माँ एक साधारण सी क्लर्क होकर भी कम से कम संसाधनों में बढ़िया रसोई तैयार करती। वे यही कहती, इसी रोटी के लिए तो सारे दिन मेहनत करते हैं, वो तो अच्छे से ही खानी चाहिए। भले ही कहीं और कटौती कर लो पर खाने और पोषण में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। इधर वह सास को देख रही थी, हर बात में ढेरों आडंबर तामझाम, पर पति के बाहर जाने पर साधारण से खाने पर भी उनकी रोक टोक उसे बेहद नागवार गुजरती। पर फिर भी वह चुप थी। वह अभी नई थी, सबको समझने की कोशिश कर रही थी। इतनी जल्दी किसी के बारे में कोई राय कायम कर लेना उसे उचित नहीं लगता था। जब तक रजत वापस नहीं आ गया उसके घर दाल चावल सलाद पापड़ चटनी जैसी चीज़ें भी मुश्किल से ही बनी। शादी के 2.5 महीने बीत चुके थे। आजकल उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। ऊर्जा की कमी महसूस होती, मूड स्विंग होते, खाना खाने की इच्छा नहीं होती। रजत उसे डॉक्टर के पास ले गया और तब उसे यह खुशखबरी मिली कि वह माँ बनने वाली है। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। घर आकर यह खुशखबरी जब रजत ने अपनी माँ को दी तो उनका मुंह लटक गया। वह स्पष्ट देख रही थी सासू माँ ने रजत को ढपट दिया था। इतनी जल्दी? इतनी भी क्या जल्दी थी? 2 साल रुक जाते तुम लोग। जरा संयम नहीं है आजकल की लड़कियों को। वे यूं बड़बड़ाई जैसे प्रेग्नेंट होकर उसने कोई गुनाह किया हो। मेरी मान तो हटवा दे इसे, 2 साल बाद कर लेना। अभी से फंस जाएगा चक्करों में। बच्चा होने के बाद कोई लाइफ रह जाती है क्या? तेरा भैया ही मेरी शादी के 4 साल बाद हुआ था। तुम लोगों से ज़रा रुका नहीं गया। वह रजत को देख रही थी। रजत चुप था। हमेशा की तरह वो माँ के सामने चू भी नहीं करता, लेकिन अपनी प्रेगनेंसी को लेकर सासू माँ की तल्ख टिप्पणी उसे अच्छी नहीं लगी। रात में उसने रजत से सपाट शब्दों में कह दिया, मम्मी जी की बातों में आकर अबॉर्शन कराने की सोचना भी मत। बच्चा मेरा, कोख मेरा, मुझे जन्म देना है, पालना मुझे है। मेरा निर्णय महत्वपूर्ण है कि मैं इसे रखूं या न रखूं। मेरा भी कोई रोल है इसमें कि नहीं? रजत ने माहौल को गंभीर होने से बचाने के लिए बात घुमा दी। जो तुम चाहती हो वही होगा। मेरा भी तो बच्चा है ना, हम कर लेंगे मैनेज। अब खुश?
वह रजत के सीने से लग गई थी। कितना सुकून है पति की बाहों में। वह निश्चिंत हो सो गई थी। प्रेगनेंसी जब से कन्फर्म हुई थी तब से सासू माँ नरम होने के बजाय उसके प्रति और कठोर हो गई थी। उसे खट्टा खाने की तीव्र इच्छा होती। रजत होता तो वह रजत से मंगवा लेती, पर रजत का टूरिंग जॉब होने की वजह से वह आए दिन घर से दूर रहता और घर की सभी चीज़ों पर सासू माँ का पहरा हो जाता। वे पल पल उस पर तीक्ष्ण दृष्टि रखती कि वह क्या और कितना खा पी रही है। पल पल उसे टोकती। अपना कमरा छोड़ वे उसके बेडरूम में ही बैठी रहती। रात को उसके पास ही सोती। रजत कहता ऐसा वे उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कह रही हैं, पर उनका प्रतिपल टोकना और फिर बात को उसके मायके से जोड़ देना उसके लिए असहनीय होता जा रहा था। वह सुबह नाश्ता बनाती या दोपहर का खाना, उसके अचार निकालने पर पाबंदी थी। छूता जाएगा अचार, मुझसे कहा करो अचार के लिए, और वे बिल्कुल एक छोटी सी फाक उसे देती। यह देखकर वह भीतर तक कलप जाती। वह इन दिनों खुश रहना चाहती थी, अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय करना चाहती थी, लेकिन उसका मूड पूरे समय सासू माँ के व्यंग बाणों से आहत रहता। वे एक भी दिन उसके दिल को छलनी किए बिना बीतने न देती। उसे जरा सी भी महक से उल्टियाँ हो जाती और हालत खराब होने लगती। तब रजत यदि थोड़ी सी उसकी मदद करना चाहता तो सासू माँ कुपित होकर उसे जोरू का गुलाम की उपाधि देकर लांछित करती। अपनी कथा सुनाने लगती। हमने भी बच्चे पैदा किए हैं। आजकल की लड़कियों की नौटंकियां ही खत्म नहीं होती। गुलाम बना रखा है आदमी को। अरे एक मैं थी, जरा सी भी कुछ उल्टी से उल्टा मुँह से निकले तो तुम्हारे ससुर जी को तुरंत बुखार आ जाता था। मैंने कभी मुंह खोलने की बदतमीजी नहीं की। माँ बाप ने संस्कार ही ऐसे दिए थे। तुम्हारी तरह उज्जड़ नहीं थी। यहाँ इन्होंने आदमी को नौकर बना रखा है। यह सुनकर वह रजत से कोई भी मदद लेने से मना करने लगती। जितना उसका जी चलता है वह करती। नहीं कर पाती तो तैयार करती खुद को जलीकटी सुनने के लिए। पर सासू माँ के दावों की हवा भी जल्दी ही निकलने लगी जब वह फिर अपनी सासू माँ के साथ ससुराल पहुँची। उस दिन सुबह सुबह ससुर जी हमेशा की तरह डाइनिंग टेबल पर अखबार पढ़ रहे थे, साथ ही रजत से चर्चा किए जा रहे थे। वह किचन से सबके लिए चाय बनाकर लाई तो जेठ जेठानी और सासू माँ को चाय उनके कमरे में देने के बाद बाकी सबकी चाय वहीं डाइनिंग टेबल पर ही सबको सर्व करके खुद भी वहीं बैठ गई। तभी सासू माँ और जेठ जेठानी भी अपनी अपनी चाय लेकर वहीं आकर बैठ गए। सासू माँ ने अखबार लिया और नौकरी के विज्ञापन देखकर ससुर जी को बताने लगी। जब ससुर जी ने उनकी बातें अनसुनी कर दी तो वे खींचकर चिल्लाते हुए बोली, फालतू घर में बैठने से अच्छा है कोई जॉब देख लो। अब इस उम्र में हाथ पैर नहीं चलते मेरे, जिंदगी बिता दी नौकरी करते करते। अब इस पड़ाव पर आकर भी चैन से बैठने मत दीजिएगा, मुझे नहीं करनी जॉब। ससुर जी भी तल्ख हो उठे थे। हाँ, आराम की खाने को मिल रही है ना, तो हाथ पैर क्यों चलेंगे। उसे लगा जैसे कानों में बम फूटा हो। शायद उसने गलत सुना। सासू माँ ऐसा कैसे कह सकती हैं ससुर जी को। पर ससुर जी चाय छोड़ तुरंत वहाँ से उठकर बाहर चले गए थे। वह हैरान थी, बेहद हैरान। कुछ कह देने भर से ससुर जी को बुखार आने की बात कहने वाली सासू माँ ने दोनों बहुओं और बेटों के सामने कितनी बड़ी बात बोल दी थी, और अब भी उनके मुख पर जरा सा भी पछतावा नहीं था, बल्कि हमेशा के तरह वे अपनी कहानी सुनाए जा रही थी कि कैसे ससुर जी की शानदार नौकरी होने के बावजूद और उनके तमाम विरोध के बावजूद भी सासू माँ ने अपनी पहचान बनाने के लिए सरकारी नौकरी हासिल की, कैसे पैसे कमाए और इतनी प्रॉपर्टी बनाए। सब चुपचाप सुन रहे थे, पर उसे ससुर जी का यह अपमान बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने अकेले में रजत से कहा भी, ऐसे कैसे बोल दिया मम्मी जी ने पापा जी को। बेचारे पापा जी। मम्मी थोड़ी रूड है यार। 7 साल पहले पापा की फैक्ट्री अचानक बंद होने के बाद मम्मी ने ही तो घर चलाया है। उनकी सरकारी नौकरी न होती तो हमारा भी अन्य फैक्ट्री वर्कर्स की तरह बुरा हाल होता। बहुत मेहनत की है मम्मी ने, इसलिए थोड़ी कड़वाहट है लहजे में। पर कड़वाहट हम पर निकालने पापा जी को ऐसे क्यों कहना, वो भी सबके सामने। पापा जी को कितना बुरा लगा होगा। तभी वे बिना चाय पिए बाहर चले गए। तुम अभी नई हो इसलिए तुम्हें सब अजीब लग रहा है। वो बस थोड़ी रूड है, उनका मोटिव गलत नहीं है, दिल की साफ है मेरी माँ। उनका मन भारी था। आज की घटना का अर्थ था कि वह अकेले नहीं थी। सासू माँ के पैसों के तराजू पर तुलने वाली कोई और भी था जो न जाने कब से यह यातना झेल रहा था।
ससुर जी के प्रति उसका हृदय द्रवित हो आया। अपने पिता की तो सूरत उसे याद नहीं थी। ससुर जी को देखकर लगता था कि ईश्वर ने पिता की कमी यहाँ पूरी कर दी है। यद्यपि वे किसी से भी बहुत ही कम बोलते, पर रजत के अलावा ससुर जी ही थे जिन्होंने आज तक उस पर कोई अवांछित टिप्पणी नहीं की थी, बल्कि उससे पहली बार मिलने पर यही कहा था कि अपनी माँ से कहना कि उन्होंने हमारी उम्मीद से कहीं अच्छी शादी की है, कोई कसर बाकी नहीं रखी। यह सुनकर तो सहज श्रद्धा उमड़ आई थी ससुर जी के प्रति। अपने भाग्य को सराह उठी थी वो, जब उसे रजत से यह पता चला था कि उसे अपनी बहू बनाने के लिए ससुर जी ने अनशन कर दिया था। सासू माँ के लाख विरोध के बावजूद एक से एक संपन्न परिवार की लड़कियों को दरकिनार कर उसे अपनी बहू चुना था। एक बहू आप अपनी पसंद से ले आई, अब एक बहू मेरी पसंद से आने दीजिए। भले ही दहेज में रुपए ढेरों सामान नहीं लाएगी, लेकिन संस्कार जरूर लाएगी, यह मेरा पक्का यकीन है। सदैव चुप रहने वाले ससुर जी ने उस वक्त सासू माँ की एक नहीं चलने दी थी, पर यह शायद उनका पहला और एकमात्र विद्रोह था सासू माँ के एकाधिकार के खिलाफ। इस एक बात के अतिरिक्त उन्होंने कभी सासू माँ का विरोध नहीं किया, या शायद नहीं कर पाए। उनकी मजबूरी वह समझ पा रही थी। वे अब कमाऊ नहीं थे ना, इसलिए उनकी हैसियत भी ज्यादा नहीं रह गई थी। सासू माँ स्वयं रिटायर हो चुकी थी, परंतु वे चाहती थी कि ससुर जी नौकरी करें, क्योंकि उनके अनुसार 7 सालों से वे खाली बैठे हैं और मुफ्त की खा रहे हैं। ऐसा सोचना कितने शर्म की बात है, पर पता नहीं बाकी सदस्यों को यह बात गलत लगती थी भी या नहीं। किसी ने भी सासू माँ की इस गलती की ओर इशारा करने की भी आवश्यकता महसूस नहीं की थी। इस घर में किसी बात की कमी नहीं थी, ईश्वर का दिया सब कुछ था, अच्छी खासी संपन्नता थी, फिर भी कहीं ना कहीं मानसिक गरीबी रह गई थी जिसका इलाज संभव नहीं था। वह सोच रही थी, क्या पैसा रिश्तों पर भारी होता है? क्या अधिकार पैसों के बल पर ही मिलता है? क्या पैसा ही तमाम सुखों को दे पाने में सक्षम है? क्या प्रेम, सहयोग, समर्पण की कोई कीमत नहीं? वह विचलित हो उठी थी। आज पहली बार वह ससुराल में खाना खाते वक्त सहज नहीं थी। उसे बेहद परायापन महसूस हो रहा था। एक एक और निगलना भारी पड़ रहा था। अब तो वह बराबर नोटिस कर रही थी कि घर में सासू माँ की ही तूती बोलती थी। उनके समकक्ष ही जेठानी भी अपनी सत्ता जमाने के लिए डटी थी। दोनों में आए दिन मुँह जबानी सत्ता संघर्ष होता रहता था। उसमें किसी दिन सासू माँ भारी पड़ती तो किसी दिन जेठानी। पुरुष वर्ग खामोश निरीह मालूम होता था। यह वर्ग सासू माँ के नौकरी करने को स्वयं पर एहसान मानकर उनके बोझ से अत्यंत दबा हुआ दयनीय स्थिति में था। यानी यहाँ स्त्री शक्ति बुरी तरह हावी थी। फिर भला दोनों पक्षों के मध्य संतुलन स्थापित होता भी कैसे? यूं तो सासू माँ और जेठानी जी में आए दिन टकराव होता, कभी यहाँ से मिसाइल छूटती तो कभी उधर से ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता। दोनों ओर से एक दूसरे पर तनातन विस्फोट किए जाते, लेकिन उसके घर आते ही दोनों आश्चर्य रूप से यूनाइटेड नेशंस की तरह एक हो जाती और दोनों की तोपों का एकमात्र टारगेट वह बन जाती। कहते हैं ना कि जो दबता है दबाया भी उसी को जाता है, और उसके दबते जाने की तो सीमाएं पार हो चुकी थी, पर दूसरी ओर से दबाते जाने की प्रक्रिया अभी और जोर पकड़ने वाली थी। जब वह डॉक्टर के पास चेकअप करवाने जाती तो जेठानी उसे बात के लिए उकसाती थी कि वह बच्चे का लिंग पता करे, लड़का है या लड़की। घर में भतीजी के रूप में एक कन्या पहले से है, इस बार घर में लड़का आना चाहिए। इन बातों से वह डर जाती। न जाने कितनी घटनाएं और कहानियां उसने पढ़ी थी जहां लड़की पैदा होने पर ससुराल वाले बहू का जीना हराम कर देते हैं। वह बस स्वस्थ शिशु की कामना करती। लंबे इंतजार के बाद वह दिन भी आ गया जब वह हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए एडमिट हुई। जटिल ऑपरेशन प्रक्रिया के बाद उसने बेटी को जन्म दिया। एकदम गुलाबी नर्म रुई के गोले जैसी बच्ची को देखकर वह अपने सारे कष्ट भूल गई थी। रजत को उसकी डिलीवरी के दूसरे दिन ही टूर पर जाना पड़ा। 2 दिन बाद वह घर आ गई थी। टाकों में बहुत दर्द होता, बच्चों को संभालने की ताकत भी नहीं थी, पर घर में मायूसी थी। सबको लड़का होने की आस बंधी थी और आ गई थी लड़की। सासू माँ ने जापे के लड्डू और हरीरा बनाने से भी यह कहकर मना कर दिया कि ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, ऐसे में घी नहीं खाना चाहिए। उसे सुबह 1 गिलास दूध और अंडा मिलता और दोपहर में सिर्फ 1 रोटी और बिना नमक की बिना छूकी दाल। रात में 1 कटोरी दूध दलिया। उसे भयंकर भूख लगती, लेकिन किससे कहे, कैसे कहे? अभी ज़्यादा नहीं खाना है, टाकों में दिक्कत होती।
वह मन मार कर रह जाती। बच्चे के लिए दूध भी नहीं हो पा रहा था, लिहाजा गाय का दूध लगवाना पड़ा। सासू माँ आते जाते उसे खर्चे गिना जाती। उसके ऑपरेशन के बाद से जेठानी पर काम का भार बढ़ गया था, जिससे उनकी झुंझलाहट बढ़ती जा रही थी। अब अजवाइन का पानी बनाना, कुछ देर बच्चे को देखना जैसे काम और आ पड़े थे। सूतक की वजह से उसका रसोई में प्रवेश वर्जित था। उस कमरे में ही रहने को कहा गया था, लिहाजा वह चाह कर भी कोई मदद नहीं कर सकती थी। वैसे भी वो पोस्ट डिलीवरी सिंड्रोम से ग्रस्त हो गई थी। इस अल्पकालिक बीमारी में महिला काफ़ी तनावग्रस्त और दुखी रहती है और बच्चे की फिक्र ज़्यादा करती है, पर घर वालों को तो उसकी उदासी या परेशानी से सरोकार था ही नहीं। उन्हें यह सब रजत को घर बुलाने के लिए उसकी नौटंकी लगती। उसके प्रसव के बाद कोई तैयारी सासू माँ ने नहीं की थी। क्यों नहीं की पता नहीं। ऐसे में उसे बहुत दिक्कत होती। नए कपड़े यह कहकर खरीदने से मना कर दिया गया था कि शिशु को पुराने कपड़े पहनाए जाते हैं, पर पुराने कपड़े उपलब्ध ही नहीं थे। जेठानी ने अपनी बेटी के सारे कपड़े अपनी भाभी को दे दिए थे। उसने बड़े मन से एक स्वेटर और टोपा मोजा बुना था। एक सेट सासू माँ ने बुन दिया था। इसके अतिरिक्त कुछ था नहीं। अब इतनी सर्दी में वह बच्चे को क्या पहनाए, कैसे रखे। घर आए उसे 6 दिन ही हुए थे कि उसकी माँ उससे मिलने आ गई। अपने साथ नेक दस्तूर का ढेरों सामान और उपहार लेकर उसे बहुत खुशी हुई कि माँ अपनी नातिन के लिए ढेरों नैपकिन, कपड़े, गर्म सूट सब लाई थी। अब बच्चे के कपड़े को लेकर उसकी चिंता दूर हुई। लेकिन उसकी खुशी पर तब पानी फिर गया जब सासू माँ ने अत्यंत रुखाई से उसकी माँ का स्वागत करने के बजाय यह कह दिया कि ऐसे कौन बेटी के घर में उठाकर चला आता है। कुछ तो सोचना चाहिए, जापे वाला घर है। माँ उसके कमरे में बैठी सफाई दे रही थी। तुम्हारी डिलीवरी हो भी गई और मुझे बताया ही नहीं किसी ने। परसों जब मैंने फ़ोन किया तो तुम्हारी सास को हालचाल लेने के लिए, तब पता चला कि तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है। बेटा बताओ, मैं भी माँ हूँ, मेरी बच्ची ऑपरेशन से गुजर आई है। क्या मेरा दिल नहीं करेगा उसको देखने का, उसके बच्चे को देखने का। शादी की है, बेच तो नहीं दिया है जो सारे हक खत्म हो गए तुम्हारी माँ के। मैं बस मिलने आई थी, आज शाम की ट्रेन से ही वापस चली जाऊंगी। वह क्या कहती, उसका दिल चाह रहा था कि माँ रुक जाए, पर कैसे रोकती। माँ चली गई, पर उसकी सास को उनका यूं आना बिल्कुल नहीं भाया। उसे यह लगातार महसूस हो रहा था कि घर वाले उसे लेकर कुछ बातें बनाने लगे हैं। वे लोग उससे सीधे मुंह बात करना तक न चाहते। कुछ पूछती तो बेहद तल्ख चुभता हुआ जवाब मिलता। वे सर्दियों के दिन थे। भतीजी को बहुत तेज सर्दी खांसी के साथ फ्लू का संक्रमण हुआ था। वह अक्सर उसके कमरे में आकर बच्चे से खेलती। चूँकि बच्ची ऑपरेशन से हुई थी, इसलिए उसे इस बात की बहुत फिक्र रहती कि इसे कोई और संक्रमण न पकड़ ले। भतीजी ने बच्चे को खिलाते हुए उसके मुंह पर ही छींक दिया था। वह बुरी तरह घबरा गई और बच्चे को झट अपनी गोद में ले लिया। यह देखते ही सासू माँ ने चिढ़कर कहा, यह क्या हरकत है, उसकी गोद से बच्ची क्यों ली। मम्मी जी, उसको तेज सर्दी है, कहीं इसे भी इन्फेक्शन लग गया तो। बहुत हिम्मत करके जवाब दिया उसने। इतना सुनते ही सासू माँ ने भतीजी का हाथ पकड़ा और खींचते हुए कमरे से बाहर ले गई। उन्हें लगा शायद वे छोटे बच्चे की परवाह के चलते ही भतीजी को बाहर खींच ले गई हैं, लेकिन 5 मिनट बाद ही उसकी सोच गलत साबित हो गई। रसोई से सासू माँ और जेठानी की तेज आवाज़ें अब उसके कानों तक पहुँच रही थी। उनमें बार बार उसके नाम का जिक्र हो रहा था। उसका दिल बैठने लगा। हे भगवान, कहीं मैंने कुछ गलत तो न कर दिया। ऐसे समय में रजत की अनुपस्थिति उसे बहुत खल रही थी। जब से वह डिस्चार्ज होकर घर आई है, रजत टूर पर है। धम धम की कदमों की तेज आवाज़ के साथ ही भड़ाक से दरवाजे का पल्ला धकेलती जेठानी कमरे में आधी तूफान की तरह दाखिल हुई थी। तू है क्या, तेरी औकात क्या है। मेरी बच्ची की गोद से बच्चा लेकर कमरे से बाहर करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। चीर दूंगी तुझे, समझी। अगर मेरी बच्ची की ओर टेढ़ी नज़र से देखा भी। वह हतप्रभ उनको जहर उगलते देख रही थी। इतनी सी बात को जेठानी जी यह रूप देंगी उसने सोचा भी नहीं था। भाभी, मैंने उसे बाहर नहीं किया, मम्मी जी लेकर गई, आपको गलतफहमी हुई है। आप मम्मी जी से पूछिए। वह बुरी तरह डर गई थी। क्या मम्मी जी से पूछिए, क्या पूछवाएगी तू। अब सासू माँ जो बाहर ही खड़ी थी वे भी अंदर घुसी। दोनों ने उस हफ्ते भर की प्रसूता को घेर लिया। सासू माँ का यह रूप देखकर उसके आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी,
हे भगवान, रजत को भेज दो। क्या शुभांगी सास और जेठानी के अपमान का जवाब दे पाएगी? क्या रजत को इस बात का पता चलेगा या सासू माँ रजत के सामने यह बातें और नमक मिर्च लगाकर पेश करेंगी? रजत यह सारी बातें जानने के बाद किसके साथ खड़ा होगा, माँ के साथ या पत्नी के साथ? जानने के लिए सुनिए कहानी का दूसरा और भी इंटरेस्टिंग भाग। अगर आप इस कहानी का दूसरा भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।